हेलो एवरीवन। तो हम पढ़े थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और हमें स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 5 ए से, जो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेड और कॉमर्स इन ट्रॉफीज, एनिमल आर्टिकल्स एक्सेट्रा ड्राइव फ्रॉम सर्टेन एनिमल्स। तो ये स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 49 ए से, जिसकी है डेफिनेशन। डेफिनेशन में है इन दिस चैप्टर शेड्यूल एनिमल का मतलब क्या होगा। तो शेड्यूल एनिमल का मतलब होगा जो शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल में दिए हैं। मतलब फर्स्ट शेड्यूल और पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल यहाँ पर रहेगा शेड्यूल का मीनिंग। फिर शेड्यूल्ड आर्टिकल्स, शेड्यूल एनिमल आर्टिकल्स क्या होंगे। तो जो भी आर्टिकल्स, जो भी एनी शेड्यूल एनिमल्स के होंगे, मतलब कोई भी आर्टिकल जो शेड्यूल एनिमल का है उसमें इंक्लूड होता है यहाँ पे आर्टिकल और ऑब्जेक्ट इन विच द होल और एनी ऑफ सच पार्ट हैज बीन यूज्ड बट डज नॉट इंक्लूड। उसमें क्या नहीं होगा, ट्रेल फेदर ऑफ पीकॉक। तो ट्रेल फेदर ऑफ पीकॉक नहीं रहेगा यहाँ पे। और जो भी आर्टिकल और ट्रॉफी है मेड देयर फ्रॉम एंड स्नेक वेमोन, वो स्नेक वेनोम जो होता है, मतलब जो सांप का जहर, उसके डेरिवेटिव वो यहाँ पे नहीं होंगे। तो यहाँ पे सारे शेड्यूल एनिमल्स के वो आर्टिकल में आ जाएंगे। शेड्यूल एनिमल आर्टिकल्स में जो भी उससे या तो होली या तो कुछ पार्ट उस एनिमल से निकाला गया है। लेकिन उसमें पीकॉक का जो होता है एक तरीके से पंख, मोर पंख, वो यहाँ पे नहीं आता है। तो कोई भी आर्टिकल ट्रॉफी और जो स्नेक वेनोम है, जो कि मतलब उसके और उसके डेरिवेटिव्स, वो यहाँ पे नहीं आएंगे, मतलब सांप का जहर वगैरह। फिर उसके बाद शेड्यूल डेट। तो शेड्यूल डेट का मतलब अगर शेड्यूल एनिमल की बात कर रहे हैं तो कमेंसमेंट होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1986 का जो एक्ट है उसकी, मतलब वो डेट यहाँ से मान जाएगी। उसका एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ जब भी होगा, द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ फ्रॉम सच कमेंसमेंट, मतलब जब भी ये अमेंडमेंट आया, मतलब जो शेड्यूल एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1986 का जब आया, वो द डेट जो भी होगी उसकी एक्सपायरी 2 मंथ, जब भी ये एक्ट कमेंसमेंट हुआ, मतलब ये अमेंडमेंट कमेंस हुआ, तब तब से जब भी आया। फिर इन रिलेशन टू एनी एनिमल जो भी एडेड है यहाँ पे और ट्रांसफर्ड है शेड्यूल फर्स्ट एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल सेकंड में, एनी टाइम आफ्टर कमेंसमेंट, जब भी कमेंसमेंट के बाद वो आया, लेकिन डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ। तो 2 मंथ फ्रॉम एन एडिशन टू ट्रांसफर, एडिशन और ट्रांसफर होने के बाद, मतलब जिस दिन यहाँ पे ये आया, मतलब जिस दिन भी यहाँ पे इनको ऐड किया गया, ऐड और ट्रांसफर किया गया शेड्यूल फर्स्ट या शेड्यूल सेकंड के पार्ट 2 में, तो जब भी आफ्टर सच का अमेंडमेंट, जब भी अमेंडमेंट आया उसके बाद, मतलब जब जी, मतलब सॉरी, जब भी इसको ऐड या ट्रांसफर किया गया इसमें, उसके एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ में फ्रॉम सच एडिशन ट्रांसफर। उसके बाद लिखा हुआ है इन रिलेशन टू आइवरी इंपोर्टेड इनटू इंडिया। तो जो भी आइवरी इंपोर्ट की गई इंडिया में और आर्टिकल जो भी मेड किए गए उस आइवरी से, तो डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द कमिटमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1991। तो अगर जो हम सींग की बात करें जिसको इम्पोर्ट किया गया इंडिया में, वो जो भी आर्टिकल बनाए गए उससे, तो 6 मंथ की एक्सपायरी होने के बाद, मतलब जब ये कमेंसमेंट हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1991 का, उसके 6 मंथ की बात ये डेट यहाँ पे मानी जाएगी। फिर सेक्शन 49 बी है प्रोहिबिशन ऑफ डीलिंग्स इन ट्रॉफीज, एनिमल आर्टिकल्स एक्सेट्रा ड्राइव्ड फ्रॉम शेड्यूल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन एंड अदर स्पेसिफाइड डेट। तो इस एक्ट में जो अदर प्रोविजंस बताए गए हैं सेक्शन में और अदर स्पेसिफाइड डेट बताई है, उसके बाद नो पर्सन, कोई पर्सन ना ही यहाँ पे कमेंट्स कर सकता है, मतलब शुरू कर सकता है, ना ही यहाँ पे कैरी ऑन कर सकता है बिजनेस एज मैन्युफैक्चरर, ना ही वो मैन्युफैक्चर हो सकता है, ना ही डीलिंग कर सकता है शेड्यूल एनिमल और आर्टिकल्स की, ना ही वो डीलर कर सकता है, डीलर हो सकता है आइवरी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, मतलब जो सींग वगैरह इम्पोर्ट किए गए हैं इंडिया में, और आर्टिकल्स जो भी इससे बनाए जाते हैं, और मैन्युफैक्चरर ऑफ सच आर्टिकल्स, जो भी मैन्युफैक्चर किया जाते हैं उससे आर्टिकल्स वगैरह जो भी। फिर एक टैक्सीडर्मिस्ट, मतलब टैक्सीडर्मिस्ट जिसका यहाँ पे जिस रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल्ड एनिमल्स, मतलब शेड्यूल्ड एनिमल्स की यहाँ पे टैक्सीडर्मिस्ट जो है, और एनी पार्ट जो भी उस एनिमल का है,
फिर उसका जो डीलर है ट्रॉफी के और अनक्योर ट्रॉफी के, जो कि ड्राइव होते हैं किसी शेड्यूल एनिमल से। तो जो भी डीलर है किसी ट्रॉफी के, अनक्योर ट्रॉफी के, जो कि ड्राइव होते हैं किसी शेड्यूल एनिमल से। फिर डीलर है जो कि किसी भी कैप्टिव एनिमल के, जो कि शेड्यूल एनिमल है। फिर जो भी डीलर है मीट, जो कि ड्राइव किया जाता है किसी शेड्यूल एनिमल से। तो वो ना ही यहाँ पे फिर डी पॉइंट में है, मतलब कि ना ही यहाँ पे कुक कर पाएंगे, ना ही सर्व कर पाएंगे मीट जो भी ड्राइव होता है किसी ड्राइव किया गया है जिस भी शेड्यूल एनिमल से ईटिंग हाउस में। अब ईटिंग हाउस का यहाँ पे मतलब क्लियर बता रहा है कि वही मीनिंग है जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया था 44 सेक्शन के सबसेक्शन 1 में। अब उसके बाद बात कर रहा है कि सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन नो लाइसेंस शैल बी ग्रांटेड और रिन्यू। ना ही कोई लाइसेंस यहाँ पे दिया जाएगा, ना ही रिन्यू किया जाएगा अंडर सेक्शन 44 बिफोर द स्पेसिफाइड डेट शैल एंटाइटल the holder thereof or any person to commence or carry on business referred to in clause A of subsection 1 or this section or occupation referred to in clause B of subsection 2 after such date। तो केवल इन्हीं प्रोविजंस, मतलब सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस भी जो होंगे सेक्शन को ध्यान में रखते हुए कोई भी लाइसेंस यहाँ पे रिन्यू नहीं किया जाएगा, ना ही ग्रांट किया जाएगा 44 सेक्शन में, जो कि स्पेसिफाइड डेट है। और ना ही होल्डर जो है वो यहाँ पे एंटाइटल होगा किसी तरीके का, और अदर पर्सन ना ही कमेंस कर पाएगा, ना ही कैरी ऑन कर पाएगा बिजनेस ऑक्यूपेशन वगैरह जो भी यहाँ पे दिया गया है। फिर लिखा हुआ नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2। उससे फर्क नहीं पड़ता कि सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है। जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाए कि जो नेसेसरी एक्सपीडिएंट टू डू सो पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो यहाँ पे जनरल या स्पेशल ऑर्डर पब्लिश करके ऑफिशियल गैजेट में एग्जम्प्ट कर सकते हैं फॉर पर्पसेस ऑफ एक्सपोर्ट एनी कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें इंक्लूड होता है गवर्नमेंट कंपनी जो कि विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 617 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 की जो है, और सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है जो कि रजिस्टर्ड सोसाइटी, मतलब सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1986 में है, और अदर लॉ टाइमिंग इन फोर्स में है। होली और सब्सटेंशियली जो फाइनेंस होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 एंड सॉरी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 एंड 2 जो एप्लीकेबल होते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे कि जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होगी कि ऐसा करना सही है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो जनरल या स्पेशल ऑर्डर करके यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में इशू करके यहाँ पे एग्जाम कर देंगे किसी कॉर्पोरेशन को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, या कोई भी होल या सब्सटेंशियली कंट्रोल होती है उनसे। और जो सोसाइटी वगैरह यहाँ पे रजिस्टर्ड है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में। फिर लिखा हुआ नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। उससे फर्क नहीं पड़ेगा सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है। सब्जेक्ट टू अदर सब्जेक्ट टू एनी रूल जो भी यहाँ पे बनाए गए इस बिहाफ में, जो भी पर्सन होल्ड कर रहा है यहाँ पे लाइसेंस सेक्शन 44 में कैरी ऑन कर सकता है बिजनेस एज टैक्सीडर्मिस्ट, और वो कर सकता है पुट अंडर अ प्रोसेस ऑफ टैक्सीडर्मी, और टैक्सीडर्मी की प्रोसेस कर सकता है एनी शेड्यूल एनिमल और पार्ट जो भी उसके हैं उसमें। जिसमें है फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट और एनी कॉर्पोरेशन सोसाइटी एग्जम्प्टेड अंडर सबसेक्शन 3। तो जो भी या तो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के बिहाफ में कभी कॉर्पोरेशन जो है सोसाइटी एग्जाम कर रही है यहाँ पे सेक्शन नंबर सबसेक्शन 3 में, मतलब इनके बदले में कर सकता है जो यहाँ पे ये है। या प्रीवियस ऑथराइजेशन उसने ले लिया राइटिंग में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन जो भी एजुकेशनल और साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज कर रहा है। तो अगर यहाँ पे प्रीवियस ऑथराइजेशन ले लिया चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से फॉर ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन जो भी एजुकेशनल और साइंटिफिक पर्पस के लिए यहाँ पे काम करता है। उसके बाद है सेक्शन 49C डिक्लेरेशन बाय डीलर। तो यहाँ पे जो भी पर्सन यहाँ पे कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस ऑक्यूपेशन वगैरह यहाँ पे सब सेक्शन 1 के सेक्शन 49B में, वो विद इन 30 डेज, तो उसको विद इन 30 डेज यहाँ पे फ्रॉम स्पेसिफाइड डेट जो भी डिक्लेयर हुआ है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का ऑथराइज कर सकता है ऑफिसर को।
मतलब फिर से बताता हूँ, यहाँ पे सेक्शन 49C है डिक्लेरेशन बाय डीलर। तो जहाँ पे एवरी पर्सन जो भी यहाँ पे कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस और ऑक्यूपेशन रेफर किया गया सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 49B में, वो विद इन 30 डेज, जब भी यहाँ पे स्पेसिफाइड डे जो डिक्लेयर की गई है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और ऑथराइज ऑफिसर को अपने स्टॉक्स के बारे में बताएगा। इफ एनी, जो भी उसके पास है एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड डेज, स्पेसिफाइड डे के बाद उसके पास, स्पेसिफाइड डेट के बाद उसके पास क्या स्टॉक है, शेड्यूल्ड एनिमल आर्टिकल्स के, शेड्यूल्ड एनिमल पार्ट जो भी उसका है, और ट्रोफीज और अनक्योर्ड ट्रोफीज जो भी ड्राइव की आती है फ्रॉम शेड्यूल्ड एनिमल से, और कैप्टिव एनिमल बीइंग शेड्यूल्ड एनिमल जो है, और आइवरी जो भी इम्पोर्ट की आती है इंडिया में, और आर्टिकल्स जो भी उससे बनाए जाते हैं, जो प्लेस और प्लेसेस जहाँ पे यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह मेंशन करने किए जाना है, और डिक्लेरेशन कि कहाँ पे वो कैप्ट वगैरह करा जाना है, ये सब चीजें जो है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स, अगर जो भी उसका डिस्क्रिप्शन है आइटम्स का, वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देगा आइटम्स का जो भी मेंशन है किसी डिक्लेरेशन में, वो डिजायर करता है कि वो रिटेन करना चाहता है अपने पास बोनाफाइड पर्सनल यूज के लिए। तो जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन आई सबसेक्शन 1 में, तो यहाँ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है, ऑथराइज ऑफिसर जो है, वो क्या करेंगे यहाँ पे, टेक ऑल और एनी मेजर्स जो भी हैं वो करेंगे, जो कि स्पेसिफाई बताए गए हैं यहाँ पे सेक्शन 41 में। इस पर्पस के लिए वो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और सब सेक्शन 3 बताता है कि जब भी डिक्लेरेशन यहाँ पे सबसेक्शन 1 में हुई है, तो जो भी पर्सन है यहाँ पे डिक्लेरेशन कर रहा है यहाँ पे, वो अपनी डिजायर बताता है कि वो रिटेन करना चाहता है अपने पास कोई भी आइटम किसी भी स्टॉक्स के डिक्लेरेशन, क्योंकि उसको बोनाफाइड पर्सनल यूज के लिए वो चीज चाहिए। तो यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है प्रायर परमिशन लेगा डायरेक्टर से, एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड, और अगर वो सेटिस्फाई हो गया कि जो पर्सन है वो लॉफुल पोजीशन में उस आइटम्स की, तो इशू कर देगा उसको सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप उसके फेवर में, ऑफ सच पर्सन, उस पर्सन को, विथ रिस्पेक्ट ऑफ ऑल, विथ रिस्पेक्ट टू ऑल मतलब सारी चीजों के लिए, या फिर इन केस एज मे बी फॉर सच आइटम एज इन ओपिनियन ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो या तो सारे आर्टिकल्स के लिए दे देगा, या तो जो उन आर्टिकल्स के लिए जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को लगता है कि बोनाफाइड पर्सनल यूज के लिए उसको रिक्वायर है, और उस पर अफेक्ट कर देगा उन आइटम का आइडेंटिफिकेशन मार्क, उस मैनर में से डिस्क्राइब किया गया है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कि कोई भी जो पर्सन है वो यहाँ पे इसलिए नहीं रख पाएगा ये आइटम, केवल मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं रख पाएगा, प्रोवाइडेड नो सच आइटम शैल बी केप्ट इन एनी कमर्शियल पर्पस, सॉरी कमर्शियल प्रीमाइसेस में यहाँ पे नहीं रख पाएगा वो कोई भी आर्टिकल्स जो उसने लिया है। फिर नो पर्सन शैल ऑब्लिटरेट और काउंटरफीट एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क रेफर्ड इन सबसेक्शन 3। तो सबसेक्शन 3 में जो आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह बताए गए हैं, ना ही उसको ऑब्लिटरेट कर पाएगा, ना ही काउंटरफीट कर पाएगा। फिर जो भी अपील होगी यहाँ पे, किसी भी रिफ्यूजल टू ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप जो हुआ है सबसेक्शन 3 में, वो जो भी प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 46 के जो भी हुए हैं, shall apply in relation to appeals under this subsection। तो यहाँ पे जो अपील होगी वो अपील हो जाती है किसी भी तरीके से, अगर रिफ्यूजल हुआ या ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप वगैरह हुआ है, तो सबसेक्शन 3 में। और प्रोविजन जो है सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 46 में हमने अपील के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। तो वैसे ही यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं जो भी अपील होंगी इस सबसेक्शन में। अब जब भी इस पर्सन को यहाँ पे इश्यू हो गया है सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप सबसेक्शन 3 में किसी आइटम का, और वो ट्रांसफर करता है उस आइटम को किसी पर्सन को, या तो बाय वे ऑफ गिफ्ट या सेल या अदरवाइज, या फिर वो ट्रांसफर करता है ट्रांसपोर्ट करके एक स्टेट से जहाँ पे वो रिसाइड करता है टू अनदर स्टेट उस आइटम को, तो वो यहाँ पे विद इन 30 डेज ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट जो भी वो कर रहा है रिपोर्ट करेगा उस ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट के बारे में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, और या फिर ऑथराइज ऑफिसर जिसकी जुरिडिक्शन में वो ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट अफेक्ट हो रहा है। फिर सेवन सबसेक्शन है, नो पर्सन अदर देन पर्सन हु हैज इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। तो जो भी पर्सन है, मतलब कोई भी पर्सन है उसको,
उसके अलावा जो पर्सन जिसको यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू है, उसके अलावा अगर कोई पर्सन है वो यहाँ पे, मतलब जिसको यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप इशू हुआ, उस पर्सन को छोड़ के अगर कोई भी और पर्सन है सबसेक्शन 3 में, शैल ऑन और आफ्टर स्पेसिफाइड डेट, जो भी ऑन और आफ्टर स्पेसिफाइड डेट है, मतलब जिस डेट में को बताया है उस डेट से या उसके बाद, ना ही वो कीप अंडर हिज कंट्रोल, ना ही वो अपने कंट्रोल में रख सकता है, ना ही सेल कर सकता है, ना ही ऑफर फॉर सेल कर सकता है, ना ही ट्रांसफर कर सकता है किसी पर्सन को, शेड्यूल्ड एनिमल को, शेड्यूल्ड एनिमल आर्टिकल को, और जो भी आइवरी इम्पोर्ट किया गया है इंडिया में, और एनी आर्टिकल जो भी उससे बनाया जाता है, फिर उन चीजों के बारे में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा जब भी ये डेट या उसके बाद से, मतलब जिस दिन वो डेट यहाँ पे बताइए स्पेसिफाइड डेट या उसके बाद से, तब से वो कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।